मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इसके पहले आपने देखा ही है कि आपने सामाजिक और आर्थिक पढ़ा था, और अब हम लोग मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि मौर्य लोग या मौर्य राजवंश भारत का पहला राजवंश है जिसने सर्वप्रथम देश में सर्वप्रथम 3 चीजें किया है। एक, सुव्यवस्थित प्रशासन दिया है। दूसरा, सुनियोजित दिया है। और तीसरा, स्वच्छ प्रशासन दिया है। और अब बच्चों, हमें एक बात और याद रखना होगा कि जो मौर्य सम्राट हैं, यह दैवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं। वो नहीं मानते कि हम पृथ्वी पर देवता हैं। वो मानते हैं कि वो श्रेष्ठ मानव हैं। अब यहां आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त प्रशासन क्या मानता है, तो आप कहेंगे गुप्त प्रशासन अपने को जमी पर देवता मानता है, या सम्राट जमी पे देवता मानते हैं गुप्तों के जो सम्राट हैं। लेकिन मौर्यों ने ऐसा नहीं किया है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो आप कह सकते हैं कि जो मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन की बात करें, तो हमें एक चीज याद रखना होगा। मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन में एक सामान्य सी बात है कि सम्राट ये क्या था। सम्राट, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि यहां पर राजतंत्री व्यवस्था है। राजतंत्री व्यवस्था है मतलब मोनर्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और जब राजतंत्री व्यवस्था है बच्चों, तो हमको याद रखना होगा कि सारी शक्तियां किसमें निहित हैं। आप कहेंगे सम्राट में शासन की समस्त शक्तियां निहित हैं। चाहे वो कानून बनाने की बात हो मतलब लेजिस्लेशन का हो, या कानून को लागू कराने की बात हो, या आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का हो, या एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात हो, या कानून की व्याख्या मतलब पावर्स कितनी होती हैं? 3 ही तो होती हैं। कानून बनाना मतलब लेजिस्लेटिव, कानून लागू करना मतलब एग्जीक्यूटिव, और कानून की व्याख्या करना अर्थात जुडिशरी। ये सत्ताएं 3 होती हैं ना। तो ये तीनों सत्ताएं किसमें निहित है? सम्राट के अंदर निहित है। क्लियर? फिर हम और व्याख्या कर दे रहे हैं और अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब ये है कि राज्य की जो भी पॉलिसीज होंगी, नीतियां बनेंगी, उसे फाइनल कौन करेगा? सम्राट करेगा। राज्य में जितनी बड़ी नियुक्तियां होंगी, वह कौन करेगा? सम्राट करेगा। विदेशों से संधि कौन करेगा? सम्राट करेगा। युद्ध का ऐलान करेगा। युद्ध को बंद कौन करेगा? सम्राट करेगा। इसका मतलब यह है कि सम्राट सर्वे सर्वा था, ऑल इन ऑल था। लेकिन आप याद रखिएगा, सम्राट निरंकुश नहीं था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सम्राट निरंकुश नहीं था। क्यों? उसका कारण है, सम्राट निरंकुश न होने का कारण है कि वह परंपराओं से और नैतिकता से बंधा पड़ा था। क्लियर? परंपराओं और नैतिकता से बंधा होने के कारण
वह कभी भी निरंकुश नहीं था, अत्याचारी नहीं था। जनता का कल्याण ही उसका ध्येय हुआ करता था। क्लियर? और अब हम लोग देखते हैं एक अगला जो पॉइंट आएगा हमारे सामने, वो है सम्राट की सहायता के लिए केंद्रीय संस्थाएं। हेडिंग आप डाल दीजिए। मतलब आपने अब तक क्या सीखा? आपने अब तक ये सीखा कि मौर्य लोग या मौर्य सम्राट कभी भी दैवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते थे। वो अपने को श्रेष्ठ मानव मानते थे, जबकि गुप्त अपने को देवता मानते थे। क्लियर? आपने ये चीज़ सीखा। फिर हमने कहा कि शासन का स्वरूप क्या है, तो ये कहा कि शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक है, अर्थात मोनर्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो सम्राट जब होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो शासन चलेगा वो शासन कैसा होगा? अकाउंटेबल नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। वह सारी सत्ताएं उसी के अंदर निहित है, चाहे वो कानून बनाने की बात हो, चाहे वो कानून को लागू करने की बात हो, चाहे कानून की व्याख्या करने की बात हो। ठीक है, वह सेना का भी प्रमुख है, वह समस्त नीतियां बनाता है, वह समस्त नियुक्तियां करता है, वह समस्त संधियां उसी के नाम पर होंगी। ठीक है, समस्त युद्ध भी वही करेगा। इसका मतलब सम्राट के अंदर सारी सत्ताएं निहित कर दी गई थी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं सम्राट की सहायता के लिए जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, मतलब सम्राट की सहायता के लिए केंद्रीय संस्थाएं, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सम्राट और उनकी सहायता, सम्राट की लगा दीजिएगा। सहायता के लिए क्या देखना आपको? केंद्रीय संस्थाएं देखना है, मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन देखना है। क्लियर बच्चों? तो जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे कर लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। केंद्रीय संस्थाएं सम्राट की सहायता के लिए केंद्रीय संस्थाएं थीं। कितनी थीं? तो आप कहेंगे सर यह दो प्रकार की थीं। एक थी मंत्रिण और दूसरी थी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मतलब एक है मंत्रिण और दूसरी है मंत्री परिषद। अब बच्चों हमको यहाँ आना है मंत्रिण में। मंत्रिण में क्या होता था? ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, मंत्रिण। ठीक है, तो ये मंत्रिण का ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या? आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रिण को छोटा ही होना चाहिए, मतलब छोटा सा छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्या? मंत्रिण को। अब बच्चों एक प्रश्न आता है कि मंत्रिण कितना छोटा होना चाहिए? आप कहेंगे या तो इसमें 3 सदस्य हों या 4 सदस्य हों। क्लियर? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्यों वो छोटी की बात करना चाह रहे हैं? तो आप कहेंगे क्योंकि मंत्रिण अनिवार्य कार्य करती थी, ऐसे कार्य करती थी जिसको टाला नहीं जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बड़ी हो जाएगी तो निर्णय आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 3 या 4 सदस्य होते हैं वह कौन कौन है? 2, 3 और ये 4। तो बच्चों पहला जो सदस्य होगा वह युवराज होगा। अब युवराज क्या है वो तो आप जानते ही हैं कि भविष्य का सम्राट या राजा का लड़का। ठीक है, पुरोहित क्या है? तो आप कहोगे कि सर देखो जो पुरोहित होता है यही मुख्य सलाहकार था, बाद में इसी से प्रधानमंत्री का पद बनेगा। क्लियर?
अब इसके बाद सेनापति आएगा। तो ये बताइए, सेनापति बताने की जरूरत तो है नहीं। फिर सन्निधाता आएगा, सन्निधाता। अब ये सन्निधाता क्या है? आप कहेंगे कोषाध्यक्ष है, या आप कह सकते हैं ट्रेजरर है ये। तो ये चीज़ें आपने देखा ना, फर्स्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्यों छोटा होना चाहिए? तो ये आंसर दे दिया, क्योंकि इसमें अनिवार्य कार्य होंगे, और अगर ये बड़ी होगी तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न होंगे, मतभेद उत्पन्न होंगे, और ऐसी स्थितियों में निर्णय क्विक नहीं लिया जा सकता। तो 3 या 4 सदस्य होने की बात करते हैं। तो ये 3 और 4 सदस्य कौन हैं? ये नीचे लिख दिया गया, सन्निधाता, सेनापति, पुरोहित और युवराज। क्लियर? और अब एक प्रश्न आता है, ठीक है, कि ये जो मंत्रिण के सदस्य होते थे ये कौन होते थे? ये पद किसको दिया जाता था? तो आप कहेंगे सर, जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, आकर्षण और स्वार्थ से मुक्त हो, उसी को मंत्रिण का सदस्य बनाया जाता था। क्लियर? अब अगर हम आपसे एक शब्द बोल दें तो आप अच्छा जान जाएंगे। मंत्रिण एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिण क्या है, तो आप कह देंगे कि सर, सम्राट का यह किचन कैबिनेट है। कैसा है? आप कहेंगे यह किचन कैबिनेट है। अंतरंग उनका मंत्रिमंडल है ये। जैसे आज कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या है? किचन कैबिनेट ही तो है। और अब हमको एक चीज़ और याद रखना होगा, 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट याद रखना है, इनका वेतन कितना था? मंत्रिण के सदस्यों को वेतन दिया जाता था, वह वेतन कितना था? बच्चों, ये सर्वाधिक वेतन था, 48,000 पर इनको वार्षिक वेतन दिया जाता था। और याद रखिएगा, ब्रैकेट बना करके या हाईलाइट करके आप इसे लिख लीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य की कमी क्या है। आप कहेंगे कि सर, इसमें आर्थिक विसंगतियां, विषमता, आर्थिक विषमता चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है ना? जो आर्थिक विषमता है, ये क्या है? बहुत ही मतलब अंतर है। क्यों? क्योंकि एक तरफ 48,000 पौंड वेतन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 60 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। ये भी वार्षिक में ही है, ये भी वार्षिक में। तो आप सोच सकते हो कि कितने का अंतर आ गया, कितना मतलब विषमता है मौर्य साम्राज्य में। एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वेतन विसंगतियां इतनी बड़ी क्यों उन्होंने रखा? तो बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि आचार्य कौटिल्य वो कहते हैं कि लोगों के पास बचत न्यूनतम होनी चाहिए। लोगों के पास जो बचत होनी चाहिए, ये न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति को, अगर अधिकतम बचत है, अधिकतम आय है, तो व्यक्ति अधिकतम स्तर का भ्रष्ट बनता है। मतलब कहा भी जाता है कि एब्सोल्यूट मनी क्रैप्ट अ मैन एब्सोल्यूटली। क्लियर ना? तो आपने यह चीज समझा, और अब आपको यह चीज समझ में आएगा मंत्रिपरिषद क्या है। तो आप कहिएगा, जस्ट उल्टी बात करिए आप, मंत्रिण न्यूनतम हो, छोटी से छोटी होनी चाहिए, लेकिन मंत्रिपरिषद बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी हो जाए उतनी ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा मंत्रणा मिलेगी। किसको? सम्राट को उतनी ज्यादा सुझाव मिलेंगे। ठीक है ना? क्लियर? अब वो सुझाव क्यों पाना चाहता है, क्यों बड़ी से बड़ी बनाना चाहता है? तो आपको ये तो समझ में आ ही गया ना यार कि मंत्रिपरिषद बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि मंत्रणाएं या सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? तो आप कहेंगे क्योंकि आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजवृत्ति मतलब राज्य का कार्य। तो राजवृत्ति 3 होती हैं। कौन कौन होती है बच्चों? एक होती है प्रत्यक्ष, दूसरी होती अप्रत्यक्ष, और तीसरी होती है अनुमेय। तो प्रत्यक्ष क्या है? जिसे सम्राट ने अपनी आंखों से देखा है और कानून बनाया है, तो वह प्रत्यक्ष राजवृत्ति होगी, मतलब आई विटनेस। अप्रत्यक्ष क्या है? जिसे सम्राट ने सुना है और तब कानून बनाता है, तो वह क्या हुआ? अप्रत्यक्ष राजवृत्ति हुई। मतलब प्रत्यक्ष आंख से है, अप्रत्यक्ष कान से है, और अनुमेय क्या है? थोड़ा मैं जल्दी कर गया। अब आप ही बताइए कि कान से सुनाएगा कौन सुनाएगा? यही तो सुनाएगा। तो ये जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा सुनाएगी। ठीक है, अब अनुमेय क्या है? तो राजा ने या सम्राट ने जिसे देखा नहीं, जिसे सुना नहीं, अपितु स्वविवेक से जो कानून बनाता है उसी को अनुमेय कहते हैं। अनुमेय अनुमानित, कि मतलब ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, तो उसको रोकने के लिए जो वो कानून बनाता था उसी को अनुमेय कहा जाता था। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि मंत्रिण तो एक काम करती थी, क्या? अनिवार्य कार्य करती थी। और मंत्री परिषद क्या करती है? आप कहोगे कि सर मंत्री परिषद आवश्यक कार्य करती थी। आवश्यक कार्य करती है, जैसे कुछ आप लिख लें। ठीक है, जैसे विकास की योजनाएं बनाना, विकास की आप प्लानिंग करिए, आप विकास की योजना बनाइए, आप ये बनाइए, फिर जो योजनाएं लागू हो गई हैं उसको पूरा कराइए, फिर करिए क्या? निरीक्षण करिए कि लोग योजनाओं को लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आपको एक कार्य और करना है, वित्त का, मतलब पैसे का। ठीक है, एवं अन्य संसाधन की व्यवस्था करिए ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो जाएं। क्लियर? अब इस मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो आप कहोगे कि सर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट करते थे, मतलब सम्राट के प्रसाद पर्यंत का यह पद है। ठीक है ना, इनकी नियुक्ति वही करते थे। क्लियर? लेकिन इसके पहले, इस नियुक्ति से पहले वह एक परीक्षा लेते थे, और वह परीक्षा क्या कहलाती थी? उपधा परीक्षण। क्लियर हो गया? और अब हमको अगली बात करना है, मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन क्या है? 4 गुना कम है। किसकी तुलना में? मंत्रिण के सदस्य 48 पाते थे और मंत्री परिषद के सदस्य 12,000 पर्ण वार्षिक पाते थे। तो 4 गुना कम हुआ ना। अब आप हेडिंग डाल दें। ठीक है, अब तक तो आपने शासन देखा, अब आप हेडिंग डाल दें केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की बात हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं केंद्रीय प्रशासन में क्या है। तो बच्चों हमें याद रखना है कि जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें पहली बात तो आप याद रखिएगा, पहली ही बात याद रखिएगा, मौर्य लोग इस देश के पहले शासक वर्ग में आते हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल सिस्टम या पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू किया था, विभागीय व्यवस्था लागू किया। प्राचीन भारत में पोर्टफोलियो या विभाग बना के शासन करने वाला पहला राजवंश कौन है? मौर्य हैं। और विभागीय व्यवस्था के आधार पर आधुनिक भारत में कब शासन किया गया? तो आप याद रखिएगा कि सर 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा, इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा, जब आप
भारतीय संविधान पढ़ते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब आपको यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्राचीन भारत में विभागीय व्यवस्था या डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो किसने बनाया है? मौर्यों ने बनाया है। तो जो विभाग हैं इसे उस समय क्या कहा जाता था? तो आप कहोगे सर तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे सर 18 तीर्थ थे या 18 विभाग थे। क्लियर? और ये जो विभाग हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग गिनते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं। 18 हैं, गिनाने की कोशिश करते हैं और उनके कार्यों को देखते हैं। ठीक है, यथासंभव हो सकता है हो जाए, हो सकता है कि भूल जाए। तो ऐसी स्थितियों में आप थोड़ा बुक्स का प्रयोग कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 18 बता जाऊँ। तो जो पहला विभाग आ रहा है, ठीक है, वो कौन है? तो आपको याद रखना है उसको संभालता है पुरोहित। पुरोहित। अब ये पुरोहित क्या है? तो आप कहेंगे कि सर यही पुरोहित प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनता है। और इस पद पर कौन कौन लोग रहे हैं? आप कहोगे कि सर चंद्रगुप्त के काल में चाणक्य रहे हैं। चाणक्य रहे हैं, बाद में हम लोग देखेंगे या बता चुके हैं कि जो चाणक्य हैं इनकी हत्या की गई थी। ठीक है ना, वो हम आपको बता चुके। सेकंड पोर्शन आप याद रखेंगे कि बिंदुसार के काल में कौन था? तो आप कहेंगे बिंदुसार के काल में खलनाटक थे। लाटक। क्लियर? अब हम लोग तीसरी बात करते हैं। ठीक है, अशोक के काल में कौन था पुरोहित के पद पर? तो आप कहोगे कि सर अशोक के काल में, द ग्रेट अशोक के काल में राधा गुप्त थे। राधा गुप्त थे। लेकिन याद रखना है आपको कि अशोक ने अपने शासनकाल के बीच में इस पद को ही खत्म कर दिया और इसके स्थान पर वो कौन सा पद ला देता है? परिसा। परिसा ला देता है। और इस परिसा में क्या होता है? अनेक लोग आ जाते हैं और इस प्रकार से पुरोहितों का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ ये संदेश आपको कुछ और तरफ इशारा कर रहा है कि जो पुरोहित का पद हुआ करता था ये ब्राह्मण होल्ड करते थे। क्लियर? और ये लोग किधर जा रहे थे? वैदिक धर्म से दूर जा रहे थे। क्लियर? तो जो ब्राह्मण या पुरोहित जो सुझाव देंगे वो कैसा सुझाव होगा? धर्ममय होगा और ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने पुरोहित के पद को समाप्त करके या खत्म करके एक पद बना दिया था परिषा। और परिषा में अनेक लोगों का यह समूह है और यही अनेक लोगों का समूह यह सम्राट को शासन में सहयोग करता था। क्लियर हो गया? अब दूसरा जो आएगा वो है सेनापति। तो बच्चों ये तो आप जानते ही हैं सेनापति के बारे में। ठीक है, युद्ध विभाग का प्रधान था। फिर अगर हम लोग तीसरा बात करें तो वो है समाहर्ता। समाहर्ता। समाहर्ता क्या है? तो आप कहेंगे सर रेवेन्यू कलेक्शन या राजस्व संग्रह। और दो कार्य आप दिखा दीजिएगा, एक तो राजस्व संग्रह दिखा दीजिएगा, दूसरा दिखा दीजिएगा बजट का निर्माण। बजट का निर्माण। और ये तो आप अभी अभी पढ़ लिए हैं, सन्निधाता। ठीक है, मंत्रण का भी सदस्य था और ये विभागाध्यक्ष भी तीर्थ का भी प्रमुख था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मंत्री है ये सन्निधाता। ठीक है, तो अब ये सन्निधाता क्या है? आप कहेंगे सर ये कोषाध्यक्ष था, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर एक और आ रहा है, मंत्री आ रहा है, वो है युवराज। युवराज आप जान ही रहे हैं, भविष्य का सम्राट। फिर एक पॉइंट और आता है, पांचवा शायद बन रहा है, और वो है प्रदेष्टा।
प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा क्या है? आप कहेंगे यह फौजदारी न्यायालय का प्रमुख है। ठीक है, फौजदारी मतलब मारपीट। इसके अतिरिक्त अपराध दो होते हैं ना, एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। तो जो व्यवहारिक था, व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय को देखता था। क्लियर हो गया? और बच्चों इसके अतिरिक्त है जो भी चल रहा हो, हम यहाँ पर 8वां आ गया। तो आप कहेंगे नायक। नायक जो है ये युद्धभूमि में सेना का नेतृत्व करता था, युद्धभूमि में। ठीक है, जैसे आज भी देखिए सेनापति तो हमारे कोई और हैं और वो सेनापति चल भी नहीं पाते। ठीक है, तो प्रधान सेनापति हैं, मुख्य सेनापति हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी था। तो अब आप याद रखिएगा यह है नायक। क्लियर? तो युद्धभूमि में सेना का नेतृत्व यही करता था। फिर 9वां आएगा कर्मांतिक। और ये कर्मांतिक क्या है? तो उद्योग विभाग यह देखता था। फिर आज मंत्री परिषद का अध्यक्ष आता है, जरा इसे हटा लेते हैं। तो आइए देखते हैं 10वां। और जो 10वां है वो आएगा मंत्री परिषदाध्यक्ष। ये क्या है? आप कहेंगे सर यह मंत्रिमंडल का हेड हुआ करता था। ठीक है, फिर आप देखेंगे दंडपाल। दंडपाल, और ये दंडपाल क्या है? तो आप कहेंगे कि सेनाओं के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करने वाला, सेना के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करने वाला। और इसके बाद आ गया अंतपाल। अंतपाल, और ये अंतपाल क्या है? तो आप कहोगे कि जो सीमाई दुर्ग हैं, मतलब सीमा पर जो दुर्ग बने हैं उनकी रखवाली करने वाला या उनकी देखभाल करने वाला। और 13वां अगर हम देखें तो उसका नाम ही है दुर्गपाल। दुर्गपाल। अब ये जो दुर्गपाल है ये क्या है? आप कहोगे देश के अंदर जो किले हैं, ठीक है, आंतरिक किले, ये देखिए सीमाओं पर जो किले बने हुए हैं, दुर्ग बने हुए हैं, उनका प्रबंधक है ये। और दुर्गपाल देश के अंदर जो बने हुए हैं उनका है। और एक है नागरक। नागरक, अब ये नागरक क्या होता है? आप कहेंगे ये नगर का प्रमुख होता था, जैसे मेयर। ठीक है, और इसके बाद आता है दौवारिक। दौवारिक, तो ये दौवारिक क्या है? राजमहल। राजमहल की जो मांग है, ठीक है, उसकी आपूर्ति करने वाला है। राजमहल का रखवाला आप कर लीजिए। और फिर आएगा अंतर्वासिक। अंतर्वासिक, ये अंतर्वासिक क्या है? तो आप कहेंगे ये सम्राट का बॉडीगार्ड है या अंगरक्षकों का प्रमुख है। सम्राट के जो अंगरक्षक हैं उनका यह प्रमुख है। और एक पॉइंट और आ रहा है और वो है आटविक। आटविक, और आटविक क्या है? आप कहोगे कि सर ये जंगल विभाग का प्रमुख था। ठीक है, इसका मतलब एक छूट रहा है, 18 होना चाहिए था। और अब आप देख लें, इसके बाद हमको एक पॉइंट और पढ़ना है। देखिए आज भी आप देखते हैं कि बहुत मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्री के साथ अनेक विभागाध्यक्ष होते हैं। ये मंत्री स्तरीय होते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ये क्या है? मंत्री तो नहीं है लेकिन मंत्री स्तरीय है। तो अब आप हेडिंग डालिएगा मौर्य काल में विभागाध्यक्ष।
मैंने आपसे कहा कि कुछ तो मंत्री होते हैं डायरेक्ट और कुछ मंत्री स्तर के होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मंत्री तो नहीं है, लेकिन उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वो कैसी होती हैं, मंत्री स्तरीय होती हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि विभागाध्यक्ष कितने थे, 26 थे, ठीक है। अब ये जो 26 हैं, क्लियर, कहीं कहीं 27 लिखा होगा, 26 ही आप फाइनली कर ले। इन विभागाध्यक्षों को मेगास्थनीज क्या कहता है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का कहने का मतलब ये है कि यूनानी क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा मेगास्थनीज या यूनानी, इन्हें मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये आपने कर लिया मजिस्ट्रेट। और इनको वेतन कितना दिया जाता है, तो आप कहोगे कि इनको वेतन जो दिया जाता है सर, वह 1000 पौंड वेतन इनको दिया जाता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर है कि यह विभागाध्यक्ष कौन कौन है, तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लें, ठीक है। तो पहला आ रहा है पर्याध्यक्ष, पर्याध्यक्ष। जो पर्याध्यक्ष होता है ये क्या करेगा, तो आप कहोगे कि सर यह वाणिज्य विभाग का प्रमुख है, वाणिज्य विभाग का प्रमुख है। एक तो ये हो गया, और यही वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करता था, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित यही करता है, मतलब क्या लागत आई है और लोगों की क्रय क्षमता क्या है, इस आधार पर, ठीक है, यह वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करता था। इसके बाद आता है सूरा अध्यक्ष, सूरा। तो ये तो आप जानते ही हैं सूरा किसको कहते हैं, आगे लगा दीजिए अध्यक्ष, तो इसी से निकालना है मैटर आपको। तो सूरा का क्या मतलब हुआ, आप कहेंगे शराब, तो शराब का विभाग क्या होता है, आबकारी होता है, तो आबकारी विभाग का यह अध्यक्ष है। फिर होता है सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष क्या है, तो देखिए सूना कर देना हम, ठीक है। तो सूना अध्यक्ष मतलब बूचड़ खाने का प्रमुख है, ये बूचड़ खाना, बूचड़ खाना समझ रहे हैं, जहाँ पर पशुओं को स्लाइड किया जाता है, पशुओं को काटा जाता है। फिर सीता अध्यक्ष आ जाएगा, ठीक है, सीता अध्यक्ष। हमने नंबर नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि अब 26 तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो सीता अध्यक्ष की बातें हम लोग करते हैं, तो सीता अध्यक्ष क्या है, आप डालते जाइए, देखिए कितना पहुँचते हैं हम लोग। तो सीता अध्यक्ष क्या है, आप कहेंगे सरकारी जो भूमि है, ठीक है, उसका अध्यक्ष है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अकारा अध्यक्ष, अकारा अध्यक्ष। तो जो अकारा अध्यक्ष है ये क्या करेगा, खान, अका का मतलब ही होता है खान पाली में, ठीक है। तो आप कहेंगे यह क्या है अकारा अध्यक्ष, आप कहेंगे खान को देखता है। तो देखिए जब खान आपको याद आया तो वन भी आपको याद रखना चाहिए। तो कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, जो कुप्याध्यक्ष है ये क्या है, यह फॉरेस्ट विभाग को देखता है, वन विभाग को देखता है। तो ये पैसे वाले हैं, ठीक है। इसी से हमने अपने माइंड पे सेट किया हुआ, जब पैसे वाले हैं तो हमने तुरंत कर लिया लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। और लक्षणाध्यक्ष क्या करता है, आप कहेंगे सर दो कार्य करता है, एक टकसालों का है और दूसरा छपाई, छपाई का कार्य, ठीक है। ये कौन करता है, आप कहेंगे लक्षणा अध्यक्ष करता था। तो क्या छपाई की मशीनें उस समय थी क्या, देखिए हाथ से लिखा जाता था ना, तो उसी को, ठीक है, उसकी व्यवस्था करना, ठीक है, ये किसका काम था, लक्षणा अध्यक्ष का कार्य था। अब एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं, विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष। अब अगर हम लोग देखें कि विविता अध्यक्ष क्या है, तो आप कहेंगे कि सर विविता का मतलब ही होता है चारागाह, ठीक है, चारागाह। तो ये चारागाहों का, ठीक है, व्यवस्था करता था,
ठीक है। इसके साथ साथ एक और आता है मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष, तो मुद्रा अध्यक्ष क्या करता है, ये पासपोर्ट विभाग देखता है, मतलब जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी व्यवस्था करता था मुद्रा अध्यक्ष। और है अक्षय पटलाध्यक्ष। अक्षय पटलाध्यक्ष यह क्या है, महालेखाकार है। महालेखाकार है ये। अक्षय पटलाध्यक्ष, ठीक है, मतलब ऐसे लेख लिखेगा जो अक्षय होगा, ठीक है ना। और अब एक आता है पुतवाध्यक्ष। पुतवाध्यक्ष, तो जो पुतवाध्यक्ष होगा ये करता क्या है, ये मापतौल को देखता है। मापतौल, ठीक है, मापतौल को देखता है, तौल। और इसके बाद हमारे सामने अगला जो आएगा वो क्या आएगा, माना अध्यक्ष आता है। माना अध्यक्ष, ठीक है। माना का मतलब क्या होता है, दूरी, ठीक है। सड़कों की जो दूरी होती थी उसके लिए यही मानाध्यक्ष होता था। और अब आएगा संस्था अध्यक्ष। और संस्था अध्यक्ष का वर्ग क्या था, तो आप कहोगे सर कि ये सड़क निर्माण का कार्य यही देखता था। फिर एक और आता है देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष ये बताने की जरूरत तो नहीं रह गई, ठीक है। दिवालियों की व्यवस्था करना या धार्मिक मैटर को देखना, क्लियर। और फिर हम देखेंगे गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, तो जो गणिका अध्यक्ष होगा, गणिका आप समझ रहे होंगे, ये गणिका तवायफ को कहा जाता है या वेश्याओं को कहा जाता है। फिर आता है पतनाध्यक्ष, ठीक है, पतनाध्यक्ष। तो आज भी आप देखिए कि पतन किसको कहते हैं, बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है। तो ये पतनाध्यक्ष क्या करता था, बंदरगाहों की व्यवस्था देता था। लेकिन यही हम लिख देते हैं नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष क्या है, आप कहेंगे सर जहाज रानी विभाग देखता है और बीमा, वस्तु बीमा की व्यवस्था देता है, मतलब जहाज़ों का निर्माण, ठीक है, जहाज रानी विभाग, मतलब बीमा इत्यादि की व्यवस्था कौन देखता है, यही देखता है, ठीक है। फिर एक और आता है और वो है स्वर्णाध्यक्ष। और स्वर्णाध्यक्ष क्या करेगा, आप कहेंगे स्वर्ण भंडारों की व्यवस्था करने के लिए यही उत्तरदायी था। तो जब आपने स्वर्ण देखा तो स्वर्ण के बाद लौह अध्यक्ष भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे लोहे के खाने और उनसे वस्तुओं का निर्माण करना, ये इसी का कार्य था। फिर एक और आएगा बंधनागाराध्यक्ष। बंधनागाराध्यक्ष, और ये जो बंधनागारा अध्यक्ष है ये क्या है, जेल विभाग, मतलब ये जेल का प्रमुख है, क्लियर। और इसके बाद आता है कोष्ठागार। कोष्ठागार, और जो कोष्ठागार है वो क्या है, आप कहेंगे जो राजकीय भंडार गृह हैं उसकी व्यवस्था यही करता था। और एक और है दूत क्रीड़ा, आप जानते होंगे, दूत क्रीड़ा मतलब दूताध्यक्ष, ठीक है। तो ये जुए हुए को खिलवाता था दूताध्यक्ष। तो ये क्या है, जुआ, ठीक है, सरकारी तरफ से जुए खेलने की व्यवस्था भी देता था। एक और आप याद रखिएगा और वो है लौड़ा अध्यक्ष। और ये जो लौड़ा अध्यक्ष है ये क्या है, नमक के खानों को देखता था और उसकी सप्लाई कराता था, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो पाया है तो आप उसे देख लीजिएगा। और अब हम लोग देखते हैं आयुधाध्यक्ष भी देख सकते थे आप। आयुधाध्यक्ष ये क्या करेगा, तो आप कहोगे कि सर जो शस्त्र निर्माण है उसकी व्यवस्था यही देखता था। अब इसके बाद हमने जब विभागाध्यक्षों को पढ़ लिया तो अब हमको एक चीज़ जानना है, कानून का स्रोत क्या है।
मौर्यों के काल में कानून का स्रोत क्या है? क्लियर? तो आप कहेंगे कि सर मौर्यों के काल में कानून के 4 स्रोत हैं। 4 स्रोत हैं। कौन कौन हैं? तो आप कहोगे एक है, ठीक है, राजशासन। राजशासन। दूसरा क्या है? आप कहेंगे धर्म। और तीसरा क्या है? आप कहेंगे नैतिकता। और चौथा क्या है? आप कहेंगे व्यवहार। व्यवहार, ठीक है। अब राजशासन क्या है? आप कहेंगे राजा की आज्ञा से निर्मित कानून को राजशासन कहा जाता था, मतलब राजाज्ञा, राजा की आज्ञा से निर्मित जो कानून था वो राजशासन था। और धर्म क्या है? आप कहेंगे नैतिकता पर अवलंबित जो कानून है, ठीक है, वह धर्म है। जैसे आज आप देखते हैं तो आज भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो नैतिकता पर आधारित नहीं है। वह किस पर आधारित है? आप कहेंगे कि सर वो संविधान पर आधारित है, ठीक है ना। और कोई आदमी, ठीक है, अपनी तरह से निर्णय नहीं ले पाता, तो ये नेगेटिव्स है, ठीक है। और राजशासन, धर्म और ये जो नैतिकता है ये गलत लिख दिया हमने, ये चरित्र होना चाहिए, चरित्र, क्योंकि नैतिकता पर आधारित जो कानून होगा वह धर्म होगा। और चरित्र क्या है? तो आप कहेंगे देखिए परंपराएं, परंपराओं पर जो कानून बनाया गया है, परंपराओं पर आधारित जो कानून है उनको चरित्र कहा जाता था। और व्यवहार क्या है? आप कहेंगे सत्य और साक्ष्य। साक्ष्य पर, एविडेंस पर जो कानून निर्मित किए जाते थे उनको यही कहा जाता था, व्यवहार कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था आप रीडिंग डाल दीजिएगा और आइए देखते हैं न्याय व्यवस्था। तो बच्चों जो न्याय व्यवस्था है हमको याद रखना होगा कि मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, उसको जानने से पहले आप एक पॉइंट हाईलाइट कर दीजिएगा। पहला पॉइंट देखिए, मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था है वो एग्जैक्टली, ठीक है, या मौर्य लोग भारत के पहले लोग हैं जिन्होंने अपराध को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी में बांट दिया। लेकिन इसे लिखा नहीं है, संहिताबद्ध नहीं किया है। संहिताबद्ध तो गुप्तों ने किया है, बांटा किसने है? मौर्यों ने बांटा है। क्लियर ना? तो आप याद रखिएगा कि जो दीवानी न्यायालय था उसे धम्मस्थायी कहा जाता था, धम्म अस्थायी कहा जाता था। और जो फौजदारी था इसे कंटक शोधक कहा जाता था, शोधक कहा जाता था, ठीक है, कंटक शोधक कहा जाता था। क्लियर? अब एक चीज याद रखिएगा, दंड ये कैसे देते थे? तो आप याद रखिएगा ये दंड व्यवस्था में ये व्यवस्था आप लिख लीजिए। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, मौर्यों का उद्देश्य, दंड देने का उद्देश्य क्या था? एग्जैक्टली मौर्य अपराधी का सुधार करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे, उनकी हत्या नहीं करना चाहते थे, ठीक है। मतलब वो अपराधी से उनको शिकायत नहीं थी, शिकायत उनको अपराध से था, इसलिए वह अपराधियों का सुधार करना चाहते थे। और जब सुधार की भावना थी तो यही कारण है कि यहाँ पर दंड मुख्यतः आर्थिक लिए जाते थे, ठीक है, आर्थिक दंड लिए जाते थे। और आर्थिक आधार पर दंड 3 प्रकार के थे। पूर्व साहस दंड, मतलब छोटे अपराध, और इसके बाद है मध्यम साहस दंड, मध्यम साहस दंड। और एक मैटर आपका और आएगा उत्तम साहस दंड, मतलब खतरनाक अपराधी साहस दंड। तो पूर्व साहस दंड में कितना लिया जाता था? आप कहोगे कि सर 48 पर्ण से लेकर के और 96 पर्ण, कोई जरूरी नहीं है कि आप 96 लिखें, 90 भी कर सकते हैं। मध्यम साहस दंड कितना है? 200 से लेकर 500 पर्ण।
और जो खतरनाक वाला है उत्तम साहस दंड, ये 500 से लेकर के 1000, 500 से 1000, ठीक है, ये लिया जाता था। क्लियर हो गया। और अब हमको एक चीज़ और भी याद रखना है कि मौर्यों के प्रशासन में सुधार, मौर्यों के शासन में क्या सुधार हुआ है, किसने किया है? मौर्यों का जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें सुधार अगर आपको जानना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, अशोक के प्रशासनिक सुधार क्या है। प्रशासनिक सुधार। तो बच्चों अगर हम अशोक के प्रशासनिक सुधार की बात करें तो ये चीज़ आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ये बताइए इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? अशोक के प्रशासनिक सुधार का मतलब है कि पितामह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में जो कमियां थीं, जो या समय के अनुकूल नहीं रह गए, तो उसमें इन्होंने सुधार किया है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रशासन बदल दिया, प्रशासन वही है, अशोक ने क्या किया है, उसमें अपने अनुरूप परिवर्तन लाया है। तो क्या परिवर्तन लाया? पहली चीज उन्होंने एक उपाधि धारण कर लिया, देवनाम पी की उपाधि धारण कर लिया। मतलब देवताओं में जो नाम पी है यह भी उन्होंने उपाधि धारण कर लिया। तो आप कहेंगे ये कौन सा प्रशासनिक सुधार है? अभी बताएंगे। दूसरा, पुरोहित। पुरोहित में के स्थान पर अब ये परिसा आ गई है, तो ये तो सुधार आपको बताए चुके थे। फिर इसके बाद आता है कि उन्होंने कानून के शासन की स्थापना किया। कानून के शासन, शासन मतलब रूल ऑफ लॉ की स्थापना भारत में करने वाला पहला कौन है? द ग्रेट अशोक। फिर इन्होंने और क्या लाया? दंड समता, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समता, मतलब दंड समता और न्याय समता का इन्होंने सिद्धांत दिया है। क्लियर? फिर हम लोग 5वां पॉइंट की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि इन्होंने ये अधिकारियों को नियुक्त किया है, पुरुष वर्ग और कौन अधिकारी है? मुख्य, मुख्य और एक है महामात्य। इन अधिकारियों की भी इन्होंने नियुक्ति किया है। और एक नियुक्ति और इन्होंने किया है ब्रज भूमिक की, ब्रज भूमिक की नियुक्ति किया है। क्लियर हो गया? और फिर इन्होंने एक और परिवर्तन किया है, युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक के कार्यों में परिवर्तन किया है। प्रादेशिक के कार्य में या कार्यों में परिवर्तन किसने किया? अशोक ने किया है। क्लियर? तो अब हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देवनाम पी से हम शुरू कर रहे हैं कि देवनाम पी ये प्रशासनिक सुधार कैसे हो गया। देखिए, अशोक के देवनाम पी की व्याख्या कौन कर रही हैं? मैडम रोमिला थापर कर रही हैं। अशोक क्यों देवनाम पी की उपाधि को धारण करता है? तो मैडम कहती हैं कि देखिए ये एक, मतलब आप समझिएगा, ईश्वर है। ईश्वर के बाद कौन आता था? सम्राट आता था। सम्राट, सम्राट के बाद कौन आता था? पुरोहित, पुरोहित, और पुरोहित के बाद जनता आती थी। तो ये बताइए ये पुरोहित कौन था? ब्राह्मण था, ठीक है। और ये जैसा चाहेगा जनता को समझाना चाहेगा तो समझा देगा। अब क्या समझाएगा वो ये जाने। इसका मतलब सम्राट हमेशा भयाक्रांत रहता था। किससे? इस पुरोहित से। और ये लोग भड़का करके बड़े बड़े, ठीक है, बगावतें भी करा देते थे। क्लियर? तो अशोक क्या चाहता है?
अशोक धर्म का शासन नहीं चाहता, अशोक जियो और जीने दो का शासन चाहता है। अशोक के जो शासन की खास बात है कि वो कहता है लीव एंड लेट्स टू अदर लीव, जियो और जीने दो का यह कॉन्सेप्ट देना चाहता है। ठीक है, मतलब धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना करता है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं इनसे धर्मनिरपेक्ष शासन की? नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये जनता को भड़का सकते थे और ऐसी स्थिति में सम्राट की जो सत्ता है ये समाप्त हो सकती है। क्लियर? तो अशोक क्या करना चाहता है कि पुरोहितों जनता को मैसेज देता है कि तू जनता, मतलब आप जनता क्यों इनके चक्कर में हो, मेरा ही तो नाम है जो देवताओं में प्रिय है, ईश्वर ने मेरा ही तो वर्ण किया है, तो इसका मतलब ईश्वर के करीब मैं हूं। ये भूदेव नहीं है, यह भूदेव नहीं है, ये अनावश्यक रूप से अपने आप को भूदेव कहते हैं, इनके अंदर तमाम विकृतियां हैं। ठीक है, और ये चीजें ये जनता को समझा देता है किस उपाधि से? देव नाम पी की उपाधि से। उसका परिणाम क्या होगा कि थोड़े दिन बाद ये अपने महत्व को खो जाएंगे। भाई सम्राट बोल रहा है, तो ये अपने महत्व को खो जाएंगे। और अब याद रखिएगा कि अब पुरोहित समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ये देखिए आ गई परिसा का पद आ गया। आ गई बात समझ में कि देव नाम पी की उपाधि को धारण करके इन्होंने पुरोहित को पागल कर दिया और उसके स्थान पर इन्होंने कौन सा पद ला दिया? परिषा ला दिया। ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स आ गया ये। अब कानून का शासन, भाई देखिए इन्होंने कानून का शासन तो स्थापित किया था, कानून की सर्वोच्चता को स्थापित किया था, दंड समता और न्याय समता की स्थापना करके। जब हम मौर्य डायनेस्टी का पतन बता रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो ये कहा था सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राह्मणों को होगा। फिर हमने कहा कि ये पुरुष कौन सा अधिकारी है? आप कहेंगे सम्राट के सबसे समीप रहने वाला जो अधिकारी था वह पुरुष था, और यही पुरुष सम्राट के आदेशों को ग्रहण करता था, यही सम्राट के आदेशों को लेता था। ठीक है, अब ये वर्ग क्या है? ये निचले स्तर का अधिकारी है। मुख्य क्या है? आप कहोगे कि सर ये विभागाध्यक्ष है, मतलब छोटे स्तर पर विभागाध्यक्ष है। महामात्य क्या है? आप कहेंगे जैसे वर्तमान आईएएस अधिकारी होता है, तो आप कहोगे कि सर आधुनिक आईएएसों के बराबर का एक पद है महामात्य और अमात्य। ठीक है, और महामात्य। ठीक है, तो ये जो महामात्य हैं ये करते क्या थे? तो आप कहेंगे कि सर ये धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, और एक काम और भी करते थे, ये जेलों की निरीक्षण यात्रा पर जाते थे और वहाँ देखते थे कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो अनुचित तरीके से इसे जेल में बंद रखा गया है, अगर वो वृद्ध है तो उसे भी छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें के लिए यह महामात्य लाया गया था। और ये महामात्य जो होते थे यह प्रत्येक तीसरे वर्ष, ठीक है, कहाँ जाते थे? तक्षशिला जाते थे और उज्जैन जाते थे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है, जबकि 5वें वर्ष वो अन्य स्थानों पर जाया करते थे। ब्रजभूमि क्या है? आप कहेंगे जानवरों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इन्होंने ये पद बनाया था, एक पद मैं भूल गया, और वो है स्त्रियाध्यक्ष। स्त्रियाध्यक्ष, तो ये क्या करता है? स्त्रियाध्यक्ष। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्त्रियाध्यक्ष स्त्रियों के चाल चलन पर, या जो आप कह सकते हैं तवाइफ टाइप की लेडी हैं उन पर यह नज़र रखता था। और फिर एक और है, कैदियों के बारे में इन्होंने क्या निर्णय दिया? अशोक ने कभी मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया। हाँ, ये अवश्य दे दिया कि मृत्यु की सजा पाए हुए लोग अपील कर सकते हैं, ऊंचे न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और ये अपील कितने दिन बाद कर सकते हैं? सजा मिलने के 3 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी गलतियों पर आप विचार विमर्श भी कर सकते हैं। इस प्रकार अशोक ने कभी भी मौत की सजा को नहीं समाप्त किया था। और इस प्रकार से बच्चों एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमने ये मैटर समाप्त कर दिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है हम लोग उसकी बात नहीं किए हैं, तो हम लोग इसे
अगले क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।